ओके, तो नेक्स्ट रिवीजन क्लास हम ले रहे हैं इंडियन पीनल कोड की। इंडियन पीनल कोड क्या है? भारतीय दंड संहिता, हिंदी में बोला जाता है इसे भारतीय दंड संहिता। ठीक है, पीनल इंडियन, भारतीय, इंडियन मतलब भारतीय और पीनल मतलब होता है पनिशमेंट। पीनल का मतलब प्रॉपर इंग्लिश में पनिशमेंट होता है। ठीक है, सो एज ऑलरेडी टोल्ड, इंडियन पीनल कोड दो तरीके के आपके लॉज होते हैं, एक होता है आपका प्रोसीजरल, एक होता है सब्सटेंटिव। इंडियन पीनल कोड इज अ सब्सटेंसिव लॉ, बेसिकली जो आपको डेफिनेशन देता है ना कि कोई प्रोसीजर बताता है। जैसे क्रिमिनल सीआरपीसी, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, इंडियन पीनल कोड इज अ सब्सटेंसिव लॉ। ठीक है, कब आया था ये 1860 के अंदर आ गया था, बट ये एक्चुअली इफेक्टिव किस दिन से हुआ था? 1 जनवरी 1862 से हुआ था। इट्स अ डिफाइन द टेरिटोरियल जुडिक्शन, जैसे मैंने कहा इट विल ओनली डिफाइन द डेफिनेशन, डेफिनेशन बताएगा। जैसे सबसे पहले आया दैट व्हाट इज इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन वो होता है जो बेसिकली इंडिया के अंदर है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन इज बेसिकली द लाइक विजय माल्या इज इन लंदन, बट हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन है उस आदमी के ऊपर अभी भी, है ना? समझ आ गया? इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन, एन एक्ट विच इज द क्राइम इन आईपीसी कमिटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लाइक गुंजन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मर्डर रंजन इन इंडिया, इट इज अ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कौन सी होती है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन किसके ऊपर लागू नहीं होता? आईपीसी, प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट, हूसोएवर इज सिटिंग ऑन दैट डजंट मैटर। सबसे पहला कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग देयर वर्किंग, प्रेसिडेंट और गवर्नर। फॉरेन जो आपके एम्बेसडर सोर्जन्स होते हैं उनके ऊपर, या एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज के ऊपर। बट मैं बताऊं, अमेरिका में भी ये था। हमारी एक एम्बेसडर थी, उनके ऊपर 2017-18 के अंदर अमेरिका में एयरपोर्ट पे उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। सेकेंडली, उनके ऊपर ऑल्सो केस चलाया गया था, वो अपनी डोमेस्टिक सर्वेंट को मारा है उन्होंने। ठीक है, हो सकता है मारा हो सकता है नहीं मारा हो, बट उनके ऊपर चलाया गया था, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंडिया के अंदर कहा जाता है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, इनके ऊपर ये केस आईपीसी नहीं चलता है, हमारी जुडिक्शन नहीं है इनके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। बट वंस यू आर रिमूव फ्रॉम द प्रेसिडेंट पोस्ट, तब आपके ऊपर आ जाएगा। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन कौन सी होती है? व्हेन द क्राइम इज कमिटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय द इंडियन नेशनल, लाइक फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो विजय माल्या, सच पर्सन मे बी ट्राइड एंड पनिश्ड बाय द इंडियन कोर्ट्स। क्लियर? क्राइम एंड इट्स फंडामेंटल, मैं आपको ऑलरेडी, ये जिन बच्चों ने पहले आईपीसी ले रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं बता दूं, सीआरपीसी पहले लीजिए, सीआरपीसी इसके बाद वाला चैप्टर है वो पहले लीजिए, उसके बाद में आईपीसी लीजिए, इसको बंद करके। और सीआरपीसी में हम डिफाइन करते हैं ऑफेंसेस, ऑफेंसेस हम सीआरपीसी में डिफाइन कर देते हैं। जैसे ऑफेंस क्या था? सबसे पहले एक्ट डन बाय द ह्यूमन, then there is a mens रे, then there is a actus रे, and then there is a injury to another person is called as offense। समझो, ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। सबसे पहले ह्यूमन का मतलब क्या है? सर, इफ द टाइगर विल हिट एनी पर्सन इन द जू, whether the IPC will be applicable on that person? No, not at all, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इफ अ lion killed a man, सजा होगी उसे? नहीं होगी। व्हाट इज मेंस रे? दैट इज अ गिल्टी माइंड, कल्पेबल माइंड। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, तारा सिंह वाज राइडिंग अ ट्रॉली, तारा सिंह एक ट्रॉली चला रहा था, ट्रॉला, दैट इज बेसिकली तारा सिंह एक ट्रक लेके जा रहा था और वो रोहिणी की साइड से आ रहा था। फुटपाथ पे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई सोए हुए थे, तारा सिंह ने वो ट्रक उनके पैरों के ऊपर से निकाल दिया। बंबई के एक फुटपाथ के ऊपर कुछ लोग सोए हुए थे और तारा सिंह एक गाड़ी लेके आ रहा था और उस तारा सिंह ने उनके पैरों के ऊपर से वो गाड़ी चला दी। अब सवाल आता है कि तारा सिंह जो है मेंस रे, दैट इज गिल्टी माइंड है या नहीं है, उसके ऊपर सजा कौन सी होगी? डिपेंड करता है। अगर तारा सिंह ये प्रूव कर दे कि ये गिल्टी माइंड नहीं हूं मैं, ना मैंने ड्रिंक एंड ड्राइव की, ना नेग्लिजेंस की, ना मेरी इंटेंशन इनको मारने की थी, ना तो रेकलेस, ना नेग्लिजेंस, ना इंटेंशनल, सर गलती से हो गया, गलती से हो गया, उस गलती से हो गया अगर, तो आपका गिल्टी माइंड नहीं है। अगर आप गिल्टी माइंड नहीं हो तो सजा मात्र आपको कितनी? मैक्सिमम 2 years। बट इफ इट इज प्रूव दैट यू हैव ड्रिंकिंग, आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, या नेग्लिजेंस है, या आपने जानबूझ के मारा है इनको, रेकलेसनेस, इंटेंशनल, या फिर नेग्लिजेंस है, कुछ भी ऐसा अगर, तो इस केस में आपको सजा जो है डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट की हो सकती है। दैट इज थोड़ी सी सजा आपकी
ज्यादा होगी। बट बाकी तारा सिंह के केस में तो ये हुआ था वो खुद गाड़ी के नीचे आए थे। आज तक डिफाइन ही नहीं हो पाया कि ड्राइव कर कौन रहा था। कभी कहते ड्राइवर चला रहा था, कभी कहते वो खुद चला रहा था, कभी दो, और कभी ये हुआ कि नहीं गाड़ी तो खड़ी थी उनके पैर नीचे आ गए थे। ठीक है, एनीवेज, तो मेंस रे इज बेसिकली लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड होता है। इसका मतलब विच इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। क्राइम को कोई भी स्टेब्लिश करना है तो मेंस रे तो जरूरी है, अदरवाइज आप इस केस से निकल जाओगे। मेंस जो ये आपका मेंस रे है, ये बेसिकली यही इसका आप कह सकते हो बेस है इस चैप्टर का पूरा, सीआरपीसी का या इसका, दोनों का ले सकते हो आप। अदरवाइज इस चैप्टर का कोई रोल रहेगा नहीं। जैसे एक एग्जांपल, Tara Singh never saw the person until it was too late and tried to best to stop the lorry, but could do nothing to stop the accident, and in fact ended up killing the pedestrian. Whereas the Tara Singh second stage, Tara Singh looking out to the pedestrian, upon the seeing him, he street towards them, जानबूझ के slumped into him and killing upon the spot. फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, उसको तारा सिंह के फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, मॉनेटरी डैमेजेस दिए जाएंगे, सिविल केस बन जाएगा, मॉनेटरी डैमेजेस देके वो छूट भी सकता है, मॉनेटरी डैमेजेस देके छूट जाएगा। इंटेंशन वाज मिसिंग, whereas in the second situation Tara Singh will be criminally liable because the intention was to kill the person. तो मेंस रे कितने टाइप का होता है, मेंस रे 3 टाइप का होता है। पहला क्या होता है आपका, इंटेंशन क्या थी आपकी, इंटेंशन का मतलब क्या होता है, सपोज आपने मुझे जहर दिया बट वो खाना मैंने गलती से आपके फ्रेंड को खिला दिया, मेरी डेथ हुई नहीं, आपके फ्रेंड की डेथ हो गई, क्या आपकी इंटेंशन इनको मारने की थी, आपकी इंटेंशन मुझे मारने की थी, मैं मरा नहीं बट आपका दोस्त मर गया, बट फिर भी आपको सजा होगी, आपकी इंटेंशन मारने की थी, बीट मी और एनीवन, दैट डजंट मैटर। तो मेंस रे क्या है, गिल्टी माइंड। फिर से बताऊं, देखो आपकी इंटेंशन मारने की थी, आपने जहर दिया, जानबूझ के दिया और मेरी ही डेथ हुई, तो एनीवे आपका क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया, कोई सवाल ही नहीं है, मेंस रे है यहाँ पर, आपको सजा होनी है, ये प्रूव। बट आपकी इंटेंशन मुझे मारने की थी, मुझे जहर दिया, बट वो मुझसे छीन के खाना मिस्टर एक्स खा के चला गया आपका दोस्त, और उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में मैं तो मरा नहीं। आप कहते हो सर इंटेंशन तो थी नहीं मेरी इनको मारने की, समझो मेरी इंटेंशन इसको मारने की नहीं थी, वो मेरा तो फ्रेंड था, बट दैट डजंट मैटर, आपकी इंटेंशन गिल्टी तो थी, मारने की जरूरत थी। दूसरा होता है इंटेंशन, दूसरा होता है नेग्लिजेंस। सपोज एक डॉक्टर एक ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते टाइम वो हथियार, अपने औजार, हम सर्जिकल ऑपरेशन जो उनके इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो पेट के अंदर ही छोड़ देते हैं। कई केसेस सुने ऐसे हमने कि पेट के अंदर वो रह गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, या वाइल डूइंग द ऑपरेशन उन्हें नेग्लिजेंटली कोई नशे उसे काट दिया, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया, उस केस की वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है या कुछ भी हार्म हो जाता है, तो उस केस में क्या डॉक्टर को नेग्लिजेंटली मेंस रे के केस में फंसाया, या फंसाना क्या वर्ड यूज करें, क्या उसमें उस केस में उसको डाला जा सकता है? बिल्कुल। अगर आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, तो आपकी इंटेंशन वहां पर क्या मानी जाएगी, गलत थी, नेग्लिजेंस के साथ आपने काम किया है। तीसरा होता है रेकलेसनेस, आपका ड्रिंक एंड ड्राइव का जो केस है, अगर कोई आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उस केस में उसकी वजह से कुछ भी किसी को भी इंजरी हो जाती है, तो माना जाएगा कि वो रेकलेसनेस, दैट इज मेंस रे की थर्ड टाइप में आ गया। एक्टस रे, एक्टस मतलब एक्चुअल हार्म, देन इंजरी टू अनदर पर्सन जरूर होनी चाहिए। स्टेजेस ऑफ क्राइम में ऑलरेडी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन कर चुका हूं, जिन्होंने वो नहीं लिया पहले, मैं दोबारा कह रहा हूं वो जरूर ले। पहले स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती है, सबसे पहले एफआईआर कर दो, सबसे पहले तो क्राइम कमिट करते हैं, क्राइम कमिट हो गया, स्टेजेस ऑफ क्राइम, वेट ये अलग है, उस वो तो स्टेजेस ऑफ प्रोसीजर था आपका। अच्छा फिर से बता दूं स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए क्राइम करने की, इस एक्ट में आने के लिए या सीआरपीसी में जाने के लिए स्टेजेस क्या है। सबसे पहले आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे तो मारना है सर को, पहली होगी इंटेंशन। दूसरा, आपने सर को मारने के लिए क्या लेके आए, गन, दैट इज योर प्रिपरेशन। तीसरा, आपने मारने के लिए अटेम्प्ट भी कर लिया, अटेम्प्ट हो गया तो चाहे मरे या ना मरे क्राइम हो गया है। बट सर अगर मैं खाली क्रिमिनल इंटेंशन रखती हूं कि मार देना चाहिए, तो क्या है, वो क्राइम है? नहीं, आप खाली इंटेंशन रखते हो प्लस एज वेल एज गन भी खरीद के ले आए हो कहीं ना कहीं से, क्राइम नहीं है। आपने गन खरीद के लाए, मार दिया, मरे या ना मरे, एक्चुअल कमिट या फिर अटेम्प्ट टू क्राइम, दोनों केस में आप जाओगे। ठीक है, इंटेंशन, प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। एग्जाम्पल, इफ ए मैन बाय अ बॉक्स ऑफ मैच स्टिक्स ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ द अटेम्प्टिंग अ, अरे भाई सिंपल सी बात है, आपने माचिस की डब्बी खरीदी तो क्या आप क्राइम किया आपने कोई? नहीं ना। माचिस की डब्बी खरीदी, कैरोसिन खरीदा, कोई क्राइम किया है? आपका मन था कि मैं मिस्टर एक्स के सर के ऊपर कैरोसिन डाल के और माचिस लगा दूंगी, इंटेंशन थी, खरीद भी लिया, मन तो आपको पता है ना, दुकानदार को तो नहीं पता है कि नहीं?
तो इस केस में कोई क्राइम नहीं है। आपने खरीद भी लिया सामान तब भी कोई क्राइम नहीं है। तो मैस्टिक नहीं है, क्लियरली एविडेंट दैट ही इंटेंडेड टू सेट द फायर टू हिज स्टॉक इवन इफ द अप्रोचेस। अच्छा सुनो, और उसकी इंटेंशन दिख रही है कि वो कैरोसिन लेके और माचिस की डब्बी जेब में लेके जा रहा है वहां पर जहां पर अनाज पड़ा है, तब तक क्राइम नहीं हुआ है। माचिस जलाई और फेंक दी, अब आग लगे ना लगे, आगे सुनो। इवन इफ अप्रोचेस टू द स्टॉक विद द मैस्टिक इन हिज पॉकेट, तब तक क्राइम नहीं है। ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड अटेम्प्टिंग द पर्सन, बट इफ ही बेंड्स डाउन नियर द स्टॉक एंड लाइट द मैचिस। अब आपकी जैसे ही माचिस जलाई, लोग आपको मारपीट या जो भी करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने क्राइम किया है। वैसे तो लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। विच इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन ही सेंस दैट समवन वाचिंग हिम ही इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्टिंग टू बर्न इट। समझ आ गया ना? गन वाला एग्जांपल बेस्ट है। कमीशन ऑफ क्राइम और अकम्प्लिशमेंट, जब उसने सच में जला दिया है। व्हाट आर द पनिशमेंट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट और व्हाट आर द पनिशमेंट्स, क्या क्या होती है? एक सबसे ऊंची पनिशमेंट आपकी डेथ की, दूसरी होती है लाइफ। अच्छा, ये किसी को पता हो कि जब लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दी जाती है तो कितने साल की होती है? ओ चलो, दिस आई एम क्वेश्चन लिविंग ऑन यू। सेकेंडली, अगर 40 साल की सजा हुई है आपको, ठीक है, तो कितनी काउंट होगी वो? अब दिन दिन नहीं है, रात रात नहीं है। अच्छा सुनो, चलो, डेथ सजा, पनिशमेंट में डेथ हो सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है, इंप्रिजनमेंट हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर फाइन हो सकता है। अगर आप सीआरपीसी के बाद में पढ़ते हो इस एक्ट को, हमेशा तो ये एक्ट काफी इजी रहती है, बस इसके सेक्शन थोड़े से आपको पढ़ने पड़ते हैं अलग, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। डेथ के केस में कब कब किस केस में डेथ मिल सकती है? आपने मर्डर किया, डकैती की है, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, आपने देखे ही अभी थोड़ा लॉकडाउन के अंदर जो ये हरकतें हो रही थी, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अबेटिंग म्यूटी एक्चुअल कमिटिंग द क्राइम, अगर आपने अबेटिंग म्यूटिनी एक्चुअली कमिटिंग द क्राइम, गिविंग fabricating false evidence, मर्सिडीज वाला ड्राइवर वाला एग्जांपल, अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड बाय द माइनर और इंसेन पर्सन, अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड बाय अ माइनर और इंसेन पर्सन, अगर आप माइनर या किसी को उकसाया आपने कि मर जा, उस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर बाय द लाइफ कन्विक्ट, अगर जिंदगी भर की आपको सजा और उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, लाइफ इंप्रिजनमेंट वाले आदमी ने अगर अटेम्प्ट टू मर्डर कमिट भी कर दिया तो उसको डेथ की सजा हो सकती है। लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या होती है? आपकी आखिरी सांस तक की सजा आपको जेल में काटनी पड़ेगी। इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या था? इंडियन पीनल कोड इंप्रिजनमेंट दो टाइप की करेगा, एक होता है रिगेरियस, एक होती है सिंपल। रिगेरियस में आपको पता है आपसे काम करवाया जाता है थोड़ा बहुत, और सिंपल के अंदर आपको कुछ नहीं है, आपको जो पिक्चरों वाली सजा, बैठे रहो, नॉवल लिखो। और फीचर ऑफ प्रॉपर्टी वो होता है क्या? आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके और सरकारी प्रॉपर्टी बना दिया जाता है। Then there is a fine also. The fine of the forfeiture of money by way of penalty should be imposed individually and not the collectively. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? कोई बता सकता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है? टुगेदर, जब सोच, प्लानिंग बेसिकली, ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब प्लान करते हो आप किसी को मारपीट या कोई क्राइम करने का, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। डेफिनेशन आपको सेक्शन 120A के अंदर लिखी है। इलीगल एक्ट होनी चाहिए, एक्ट डन विच इज नॉट इलीगल बाय, इलीगल मीन्स इलीगल तो नहीं है बट इलीगल तरीके से आपने कर दिया। पेट्रोल लिया है पेट्रोल पंप पे जाके, इलीगल तो नहीं है बट बिना पैसे देके लिया और चोरी से लिया, तो इलीगल है कि नहीं? तो या तो कोई इलीगल एक्ट कर दी, या लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से आपने कर दिया। बैंक से पैसे निकालना इलीगल तो नहीं है, रात को 2 बजे इलीगल है ना? तो एग्जाम्पल एग्जाम में लिख देना। द एक्ट मस्ट बी ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट होती है क्रिमिनल, क्रिमिनल थिंकिंग के साथ की गई एक्ट आपकी। फिर एक सेक्शन 403, अब ये आपके कुछ अलग सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज हो गए इनमें। सेक्शन 403, सेक्शन 403 क्या होता है? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 403 405 में कंफ्यूजन आता है, 403 45 में आपका कंफ्यूजन रहता है हमेशा। 403 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है? इंडियन पीनल कोड 8060 क्या कहता है? जस्ट एग्जांपल देखते हैं, समझ आ जाएगा। ए टेक्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, ए takes the property which is belonging to Z out of Z's possession in good faith
believing at a time when he takes that property belongs to himself. जेड की प्रॉपर्टी वो ये समझ के ले लेता है कि मेरी खुद की है. ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द थेफ्ट क्योंकि उसकी इंटेंशन मिसिंग थी. बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग द मिस्टेक डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन यूज इज अ गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. तो सिंपल क्या है इसका मतलब, इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हो विद क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब जानबूझ के गलत इंटेंशन, मैलाफाइड केस, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ, तो 403 लगता है. फिर से, इफ यू मिस एप्रोप्रिएट एनीवन्स प्रॉपर्टी विद इंटेंशन टू मिस एप्रोप्रिएट इट विद अ मैलाफाइड इंटेंशन, तो क्रक्स में क्या लिख सकते हो 403 में, मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. And where the property is movable, मैलाफाइड इंटेंशन ऑफ misappropriation of movable property. ठीक है. सपोज इफ आई फाउंड योर मोबाइल फोन इन द क्लास, आपका मोबाइल मुझे क्लासरूम में मिलता है और मिस्टर एक्स उसको लेके जा रहा है और मैंने कहा ये मुझे दे दीजिए, मैंने उसको अपने पास रख लिया विद द इंटेंशन टू रिटर्न यू बैक. इज इट 403 सेक्शन और नॉट? नहीं, क्योंकि मेरी इंटेंशन यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने की है, ना कि उसको मिस अप्रोप्रिएट. तो इसके कंटेंट में ध्यान से 403, अभी थोड़ी देर में कंफ्यूज हो गए. 403 के सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मिस अप्रोप्रिएशन मूवेबल प्रॉपर्टी, ये दो तीन याद रखते. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम. आपको रोड पे कोई सामान मिलता है, आप उसको यूज करते हो अपने घर पे, तो 403 लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, डिपेंड्स. सुनो, इफ यू ट्राई टू फाइंड द एक्चुअल ओनर, नहीं मिलता है और आप अपने पास ले गए तो नहीं. चलिए नेक्स्ट 404, dishonest misappropriation of property, ये भी यहां है. possessed by the deceased person at the time of his death. देखो, if एक एग्जांपल लिखा नीचे, वो पढ़ेंगे पहले हम. Z dies in possession of furniture and money. Z die in possession of furniture and money. His servant A, before money comes into the possession of any other person entitled to such possession, dishonestly misappropriate it. A has committed the offense under this section. मतलब X की डेथ, किसी की डेथ हो रही है, उसके पास कुछ सामान है, हॉस्पिटल में एक आदमी की डेथ होती है, उसके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, वहां पे नर्स उसको उसके रिलेटिव आने से पहले ले लेती है, तो उसने कौन से सेक्शन में क्राइम किया है? 404 में. समझ आ गया? अब पढ़ के देख लो, इजीली समझ आएगा. सजा पहले वाले में कितनी थी? 403 में 2 इयर्स, 404 में 3 इयर्स, क्योंकि यहाँ पर आपने घिनौना अपराध किया है मरने वाले के साथ, थोड़ी सी सजा बढ़ेगी. इफ अ पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट एनी प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज्ड पर्सन, मतलब डेथ हुई है उसकी, knowing that such property was in his possession of the deceased person at the time of the death shall be guilty of 404. easy है ना? 403 404 easy. समझो, एक ही चीज और ध्यान से सुनना. 403 मिसअप्रोप्रिएशन मूवेबल 2 ईयर सजा. 404 मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू डिजीज पर्सन, 2 एरो. इफ एम्प्लॉय अदर देन एम्प्लॉय, अगर अदर देन एम्प्लॉय है तो 3 इयर्स, एम्प्लॉय है तो 7 इयर्स, क्योंकि और ज्यादा ट्रस्ट वाला आ जाता है. अगर एम्प्लॉय है उसका तो 7 साल की सजा लगेगी, सर्वेंट या एम्प्लॉय. नेक्स्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट क्या होता है?
A is executor of the will, executor to the will of the deceased person, and he is directed by the law to divide the property according to the will. ट्रस्ट की जगह है वहां पर. He dishonestly disobey the law and approach them to his own use. A has committed criminal breach of trust. मतलब आपको विश्वास करके, अगर आपको बिलीफ या विश्वास करके कोई प्रॉपर्टी दी गई और आप ट्रस्ट को तोड़ते हो, मतलब डेथ नहीं हुई है, आपको बिलीफ पे मैंने कोई ट्रस्ट या प्रॉपर्टी दी हुई है और ये बोला गया है कि आप इसको जो मैं बताऊं वैसे यूज करो या उसको डिवाइड करो, ट्रस्ट फैक्टर, और आपने वो कर दिया, अगर ट्रस्ट ब्रेक किया तो आपने क्या किया? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया. जैसे वेयरहाउस कीपर, वेयरहाउस कीपर होता है, आपने उसके पास सामान रखा कि ध्यान रखना, और वो वहां से सामान को गायब कर रहा है, बेच रहा है या चोरी कर रहा है, उस पर कौन सा केस लगेगा? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज बिलीफ के ऊपर उसको सामान कस्टडी में दिया गया था उसकी. तो यहां क्या लिख सकते हो आप? कस्टडी, ट्रस्ट, मिस एप्रोप्रिएशन. ठीक है. What is the difference between section 403 and criminal breach of trust? 403 में क्या था? उसके कस्टडी में नहीं थी, वहां पर कस्टडी में नहीं थी, यहां पर उसके कस्टडी में. ठीक है. नेक्स्ट, सेक्शन कौन से हो गए? 403, 404 एंड 405. अच्छा, एक चीज बताइए, देयर वाज अ केस प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार. प्रतिभा रानी और सूरज कुमार के केस में था स्त्रीधन. स्त्रीधन क्या होता है? जब वो लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद में उसको, चाहे उसको अपने फादर की तरफ से या उसके हस्बैंड साइड से जो भी उसको ज्वेलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज स्त्रीधन. स्त्रीधन पे हमेशा हक किसका होता है? स्त्री, दैट इज वुमेन का ही हक होता है, बी इट डाइवोर्स केस और अदर देन डाइवोर्स केस. प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार के केस में यह था कि उनका स्त्रीधन, प्रतिभा रानी का स्त्रीधन उनके इनलॉज के पास पड़ा था, उनके इनलॉज ने उसको बिना बताए उसका मिसयूज कर लिया या मिस अप्रोप्रिएट कर लिया. इस केस में कौन सा सेक्शन लगेगा? 3, 4 तो छोड़ दो, 3 या 5? वाई? बिकॉज उनकी कस्टडी में उसने रखा हुआ था. क्लियर? सो पनिशमेंट फॉर द केसेस अदर देन द फॉलोइंग केसेस, 406 लगेगा. उसमें सजा कितनी? 3 years. फॉर द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट बाय द कैरियर और वारफिंगर और वेयरहाउस कीपर 407 लगेगा, 7 years का लगेगा इसके अंदर. वेयर द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट इज डन बाय द क्लर्क और अ सर्वेंट 408 लगेगा. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही है, समान मिसअप्रोप्रिएशन की बात नहीं हो रही, खाली ट्रस्ट की बात हो रही है. वेयर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज डन बाय द पब्लिक सर्वेंट और द बैंकर एक्सेट्रा 409 और 10 साल. जहां जहां ट्रस्ट ज्यादा बन रहा है सजा बढ़ रही है. What is cheating? Cheating is mentioned in section 40415 to 420. 415 से लेके 420 के अंदर चीटिंग आपकी लिखी हुई है. Whosoever deceive any person fraudulently or dishonestly, उसको क्या बोला गया? चीटिंग. चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? Accused must accused must deceive another person. डिसीविंग डन इंटेंशनली, धोखा देना है, इंटेंशनली देना है. हु डिसीव शुड बी इंड्यूस्ड टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और डू एनी एक्ट, कुछ करने के लिए, उसके लिए. एंड द इंड्यूसमेंट शुड बी फ्रॉडलेंट और सिंपल, जानबूझ के दिया गया धोखा. ठीक है. सेक्शन 416 416 लगता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन. पर्सोनेशन का मतलब होता है व्हेन आई शो दैट आई एम मिस्टर एक्स बट एक्चुअली आई एम नॉट मिस्टर.
मैं दिखाता हूं, जैसे कई पिक्चरों में देखा होगा कि एक आदमी किसी के घर में जाता है, वो कहता है कि मैं मिस्टर एक्स हूं, बट वो एक्चुअल में वो आदमी नहीं होता, वो कहीं उसको मार के या उसको किडनैप करके चला जाता है। कुछ क्या है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, व्हेन यू शो दैट यू आर एक्स पर्सन बट यू आर नॉट दैट पर्सन। देन चीटिंग के 417, 418, 419 एंड 420 का केस है। 420 में 7 इयर्स या फाइन की सजा होती है। वेयर चीटिंग लीड्स टू डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। पनिशमेंट फॉर केसेस अदर देन फॉलोइंग केसेस 416, या रेसिडुअल केस बोलूं तो 417 लगता है इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आप क्रेडिटर्स से छुपाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बांट देते हो, सेक्शन 421 लगेगा। सपोज I have to pay 40 crore rupees to the creditors and I have a property of 60 crores. When I got to know the creditors कोर्ट में चले जाएंगे और मुझे लगा कि शायद क्रेडिटर्स क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और 40 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेच के अपना पे ऑफ करवा लेंगे, तो मैंने जल्द से जल्द उस प्रॉपर्टी को अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया सारी। तो ये क्या है, डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी टू इंड्यूस द क्रेडिटर्स। तो ये 421 लगेगा इसके अंदर। 422, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। कोई भी पैसा अगर आपने उनको देने से रोकना है, 2 साल की सजा या फाइन या दोनों लगेंगे। लाइक वेयर बाय अ पर्सन हैज मींस ऑफ रिटर्निंग द लोन, बट कहते हैं ना नीयत खराब किसी की, तो 422 सेक्शन किसके लिए होता है, हिंदी में लिखा जाए तो नीयत खराब वाला सेक्शन होता है ये। For 23, dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration। मतलब समझ आया क्या हुआ, झूठा क्या लिख दिया आपने, ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन, झूठे अमाउंट लिख दिया या झूठी कंसिडरेशन है, फेक साइन है, सारा इसमें आएगा। सेल डीड होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंग्रेडिएंट। 423 कब लगेगा, सेल डीड हो, सब्जेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, टू चार्ज must contain the false statement, sale deed, immovable property, fake statement related to consideration या beneficiary। 423 लगता है। 424, dishonest or fraudulent removal of concealment of property। सब में 2-2 साल की सजा है। Whosoever dishonestly, fraudulently conceal or remove any property for himself or any other person, and any person who assist in dishonest removal of property, जैसे प्रॉपर्टी डीलर कोई कर दे अगर, टू क्लेम विच इज एंटाइटल्ड टू शैल बी पनिशेबल। कोई डिसऑनेस्ट प्रॉपर्टी को अगर करे, 424 किस में लगता है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। क्रेडिटर्स के लिए नहीं, जैसे भाई भाई आपस में कर रहे हैं तो उस केस में 424 लगेगा। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंसीलमेंट होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होना चाहिए, फुल स्टॉप। फॉर्जरी क्या होता है, फ्रॉड होता है, कौन सा सेक्शन लगता है, 463 लगता है। डील्स विद द फॉर्जरी और 465 डील विद द पनिशमेंट। 463 टू 465, 463 डिफाइन करता है, 465 आपको पनिशमेंट होता है। हूसोएवर मेक्स द फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द इंटेंशन टू कॉज डैमेजेस। झूठे बनाते नहीं पेपर, सब फेक पेपर या फेक आईडी कार्ड, फोटो वोटो बदल दी, 463 लगेगा आपके ऊपर। बट मेक श्योर इसके करने की वजह से किसी को डैमेज, कोई क्लेम का सपोर्ट, पर्सन ऑफ हिज सेपरेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम द प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का आपने फ्रॉड किया है तो 465 कहता है कि 2 साल की सजा लगेगी। ज्यादातर हम अपने आईडी कार्ड्स के साथ करते हैं। केस हुआ था बलबीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। उन्होंने एक टीचिंग ट्रेनिंग का एक अपना एक्सपीरियंस दिखाया था। Allegation of the accused was that of furnishing a certificate to get the employment as a ETT teacher, which was found to be bogus and forged
एज इन द के स्कूल वॉज नॉट रिकॉग्नाइज। सर समझो इसमें क्यों जीत गई थी बलबीर कौर। रीजन बीइंग जिस स्कूल का इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया था, गलती किसकी है? वो स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं था इसलिए उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हुआ। बट उन्होंने इंटेंशनल कोई फ्रॉड नहीं किया था। फिर से बताओ, एक स्कूल का उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया कि मैंने यहां पर काम किया हुआ है, बट एक्चुअल में वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था। तो क्या टीचर ने फ्रॉड किया है? कोई नहीं। स्कूल ने किया है? नहीं। बस उन्होंने लिखा था, बट वो एक्चुअल में स्कूल रिकॉग्नाइज नहीं था। जजमेंट इट वाज हेल्ड दैट merely indicating a teaching experience of the accused per se cannot be indicating of the wrong facts, so the direction which was issued to prosecution is liable to be questioned. per se एक वर्ड लिखा ना, per se, accused per se, it means by itself, by own self or by alone. और डिफेमेशन अच्छे से जानते हो, डिफेमेशन का मतलब होता है मान हानि। अगर आप बोल के करो या लिख के भी कर सकते हो। ओके, डिफेमेशन हो सकती है वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी तरीके से हो सकती है। अच्छा, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज लिबेल? और अखबार में लिखा आपने, व्हाट इज लिबेल? स्लेंडर बोल के किया आपने। एक सपोज आप दिल्ली के अंदर एक पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा था और उन्होंने कहा कि एक्स पर्सन जो है उसने करप्शन के चार्जेस है उसके ऊपर, या वो गलत है, तो वो क्या है? डिफेमेशन का केस है, बट कौन से वाला? स्लैंडर वाला, बोल के किया गया। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है कि सर अगर आप सच में ही गंदे हो और मैंने गंदा बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अरे सर पब्लिक सर्वेंट और आपने पब्लिक सर्वेंट को बोल दिया कि सर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो कोई गलत काम नहीं है वो। पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट नहीं बोला आप गंदे और मैंने रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केस के मेरिट्स को मैंने डिस्कस किया है बस, गुड फेथ में बोला एक्सेट्रा। तो लिबेल इज अ विजिबल फॉर्म एंड स्लेंडर इज रिटन फॉर्म, वर्बल। ऑडिबल हो गया। Okay, what is mistake of facts? Mistake of facts. सपोज आप कोई भी एक काम करते हो जो आपकी ड्यूटी में है बट वो गलत है। तो आपने कोई क्राइम, सपोज ए सोल्जर शूट एट द बॉर्डर, एक वो शूट कर देता है, फायर कर देता है, फायर एट द बॉर्डर विद द परमिशन ऑफ द सुपरवाइजर या समवन। क्या उसने कुछ गलत काम किया? नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स में देखो, अ पर्सन विल नॉट बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस इफ ही कमिट्स एनी एक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डू, तो उसकी ड्यूटी थी, और मिस्टेकली ही बिलीव्स दैट ही इज बाउंड टू डू, तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है। व्हाट आर दोज मिस्टेक व्हिच आर जस्टिफाइड बाय द लॉ? person will not be guilty of the offenses if he commits any act which he is justified to do or mistakenly believe he is justified to do. Easy. Act of judge when acting in judiciary. सर जज ने सजा दी, मतलब हो सकता है गलत भी दे दे, कभी कभार हो सकता है सही भी दे दे, तो वॉट एवर गलत दे या सही दे, अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान कुछ भी कर रहा है तो उसका कोई भी क्राइम नहीं है। अगर एक पुलिसमैन को एक ऑर्डर मिला कि फायर कर दो, लाठीचार्ज कर दो, तो अपनी ड्यूटी या ऑर्डर मानने के लिए उसने किया तो कोई गलत काम, दैट इज 78। आप लॉफुल एक्ट करते हुए कुछ गड़बड़ हो गया तो भी गलत काम। Accident to doing law. In simple, if a person carrying out a lawful act in a lawful manner with a proper care but accidentally commits a crime, it will not be treated as an offense. Policeman रिमांड पे एक आदमी को
थ्रेटनिंग या किसी भी तरीके से कुछ उगलवा रहा था, अचानक उसको हार्ट अटैक आ जाता है, डर से या कैसे भी, कोई क्राइम। बट हाँ, अलग सेक्शन वेक्शन में उसको चलाने दो, वो अलग बात है, बट यहाँ वैसे कोई उसको कोई क्राइम नहीं किया इस एक्ट में। नहीं, एक्ट विच इज लाइकली टू कॉज हार्म विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर्स हार्म, ये होता है। देखो बस एग्जांपल्स पढ़ेंगे, इजीली समझ आएगा। A sees a great fire with the intention to avoid spreading the fire and to save human and the property. He pulls and destroys the stable. Stable क्या होता है? Where the horse are being kept. घोड़े रखे जाते हैं जहाँ पर। Which caught the fire? It will be treated as an offense as the harm prevented was more imminent than the harm done. उसने उसके करोड़ों के घोड़े भगा दिए। घोड़े बहुत महंगे होते हैं वैसे। करोड़ों के घोड़े भगा दिए और आग बुझी गई। मतलब आप सोचो ना, आपके पड़ोस में थोड़ी सी आग लगती है और गाड़ी को आप तोड़ तोड़ के धक्का देने लग जाओ या गाड़ी पे पानी लगा दो, या किसी के यहाँ पर अगर गाय भैंसे जो रखते हैं दूध में, दूध ये ग्वाले जो रखते हैं, वहां पर अगर कोई मान लो माचिस जला के खड़ा हो जाए कोई इंसान और आप कहते हो रुक 1 मिनट, गायों को खोलकर भगाना शुरू कर दो, तो ये तो क्राइम है ना सर। ठीक है, सो एक्ट इज डन बाय एनीवन विच मे कॉज हार्म but done with the any criminal intention for saving or preventing the harm third person in good faith is no offense. अगर आपने इंटेंशन गलत नहीं थी तो दिक्कत नहीं है। ओके, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, कोई दिक्कत नहीं है, ओपनली करो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज ही इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड क्राइम, क्रिमिनल इंटेंशन उसकी मानी ही नहीं जाती है। और एक और साथ ही साथ में, अगर 12 साल तक का बच्चा और इमेच्योर है, उसने कुछ गलत कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब 7 वाला मैच्योर इमेच्योर कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम। देयर वाज अ चाइल्ड इन द नोएडा हु स्टेप टू मदर, उसने 22 चाकू 22 टाइम्स फेस पे चाकू मारे मदर के, कोई भी थी वो, मैंने बताया था एक केस। उसको क्या लगा कि और जैसे गेम्स में नहीं होता, एक बार मरता है तो ऊपर से वापस नई मम्मी आ जाती है, नया प्लेयर आ जाता है, तो उसको लगा मार देता हूं, मम्मी बड़ी खराब सी है, जैसे ही मार दिया। क्योंकि वीडियो गेम्स आजकल देखते हो किस तरीके के वीडियो गेम्स आते हैं। ये एक वो आता था ब्लू वेल्स, उसमें भी मारना होता था किसी को। ठीक है, मैंने खेला, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं जानबूझ के, इतना फेमस हुआ ना तो आई स्टार्टेड लाइक कुछ है इसमें, देखते हैं कुछ ऐसा। बट ठीक है, जिनके दिमागी संतुलन खराब हो अलग बात है, कि खुद भी मरे हैं उसमें कुछ लोग। ठीक है, एनीवेज, सो दैट चाइल्ड, उसने एक इंटेंशन नहीं थी, उसको लगा कि शायद मम्मी वापस आ जाएगी, तो उसने नोएडा का जो एक बच्चा था उसने काफी बार कर दिया। एक ने अपनी सिस्टर को खिड़की से फेंक दिया था, छोटे बच्चे को खिड़की से फेंक दिया था। काफी सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जो बच्चे गलती से कर देते हैं, इनकी इंटेंशन नहीं है, तो बच्चे को कभी भी सजा नहीं होती है। 12 साल से छोटा बच्चा है अगर और इमेच्योर है तो उसको भी क्रिमिनल इंटेंशन में नहीं माना जाता है। एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड की अगर कोई भी एक्ट है तो उसको भी गलत, दैट इज डूइंग ईदर रॉन्ग और राइट, उसको पता नहीं है तो भी उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है। कई बार देखते हो आप, ये बोलते ना मैं पीना नहीं चाहता था, पिला दिया गया, जबरदस्ती पिलाया मुझे तो। ठीक है, तो वो उसकी विश के अगेंस्ट जो हुआ है, चलो ये पीने वाला तो छोड़ दो, जबरदस्ती कोई इतना नहीं पिला सकता आपको कि नशा आ जाए इतना जबरदस्त, आपको बेसिकली इंजेक्ट कर दिया गया, इंजेक्शन दे दिए गए नशे के, या उस नशे के इंजेक्शन एक्सेट्रा के कोर्स में आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो शायद ऑफेंस हो, तो उस केस में आपको ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से इंटॉक्सिकेशन नहीं किया था। अच्छा, एक आदमी था, वो शादी के फंक्शन में गया हुआ था, वैसे हरियाणा का केस है। एक आदमी था, शादी के फंक्शन में गया हुआ था और ही वॉज टोटली ड्रंक। बुक में भी लिखा है, रेगुलर क्लास में मैंने आपको बताया था, ही वॉज टोटली ड्रंक। उसने एक बच्चे को बोला खड़ा हो, उसने कहा नहीं होता, बच्चे ने बोला नहीं होता मैं। ठीक है, 2-4 बार उन्होंने बोला बच्चे को खड़ा हो जाए, ही वॉज टोटली ड्रंक। उसने गन निकाली, बच्चे को शूट कर दिया, शूट करके, और वो पुलिस स्टेशन चला गया कि सर मेरे ऊपर सेक्शन 85 लगता है, मैंने एक बच्चे को मारा और मैं नशे की हालत में हूँ। पुलिस वाले ने पूछा भाई क्यों मारा,
तो सर मैंने उसको उठने के लिए बोला था चेयर से, वो उठा नहीं, मैंने उठा दिया हमेशा के लिए। तो पुलिस ने कहा अंदर आ जाओ, आपके ऊपर सेक्शन 85 नहीं लगता क्योंकि आपने लीकर अपनी मर्जी से लिया है। 85 सेक्शन तब लगता है अगर आपने वॉलेंट्री ना लिया हो, आपकी विश के अगेंस्ट किया हो, ठीक है। तो अंदर गया। ओके, offenses requiring a particular intent or a knowledge committing by one who is intoxicated। तो ये थोड़ा सा एक सेक्शन 86 पे आते हैं। In case where an act is done is not an offense, act is done is not an offense unless done with a particular knowledge or intention, a person who does the act in the state of intoxication shall be liable to dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or wish। समझ गए? If the accused himself takes the consume the intoxication things or material with the knowledge or intention and the intoxication he commits any offense, he is liable for the punishment। सेम केस 85 वाला 86 में भी लगेगा। Act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by the consent, जैसे वो जो झूले नहीं होते बंजी जंपिंग, ठीक है, आपकी मर्जी के साथ इंटेंशन टू कंसेंट लेटर साइन करवा लिया जाता है उसमें आपका कि सर अगर आप, और हम जाते भी हैं फिर भी अरे दिख रहा है जब कि लेटर साइन करवा रहे कि मर भी गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो मतलब है वहां डर, और फिर भी लोग जाते हैं और गिरते भी हैं। मैक्सिमम लोग चिल्ला रहे होते हैं, जरूरत क्या थी ऊपर जाने की अगर इतना ही चिल्लाना है तो, ठीक है। तो उस केस में क्या माना जाएगा, अगर आपकी मर्जी से किया गया है, हार्म कॉज विद द कंसेंट ऑफ द सफरर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस if the consent is given by the person who is 18 years or above, harm should caused by the without the intention to cause the death। जैसे ऑपरेशन में जाने से पहले आपके या आपके किसी भी आदमी के साइन करवा लिए जाते हैं कि हाँ इस ऑपरेशन में जान भी जा सकती है, तो कंसेंट लेटर साइन करवा लिया जाता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट, आपके बेनिफिट के साथ किया गया है वो। इन सिंपल वर्ड, इफ द एक्ट इज डन बाय द पर्सन the intention of which was not to cause the death will not be considered as an offense even if the harm was caused by the door while carrying out the act, provided that the following two conditions are satisfied। पहली क्या है, गुड फेथ में हो, दूसरी क्या है, कंसेंट विद द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से आपने कंसेंट दे दी है। एक स्नेक चार्मर था सपेरा, ठीक है, देयर वाज स्नेक चार्मर क्लेम्स मैजिकल पावर ऑफ द क्योरिंग द स्नेक बाइट। वो कहता था अगर सांप ने काट दिया चिंता मत करो, मैं जिंदा कर दूंगा तुम्हें जाकर। तो आप हमारे जैसा एक आदमी था, कहता ले काट के उसको, उसकी डेथ हो गई। तो क्या उस केस के अंदर इंटेंशन नहीं थी उसकी, कंसेंट भी थी मेरी, तो इस केस में क्या होना चाहिए, देखो, यस A has committed offense as he cannot plead for protection under the section 88 as the act of biting from the snake was not done to benefit of the person। तो 88 सेक्शन किसके लिए होता है, बेनिफिट्स के लिए होता है, कि बेनिफिट्स के लिए है, ठीक है, समझ आ गया। बेनिफिट्स उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या है, बेनिफिट्स होना जरूरी है। अ सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज अ डेथ टू जेड हु सफर्स अंडर अ पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू जेड्स डेथ, बट वो चाहता है कि थोड़ा बेनिफिट हो जाए, ठीक हो जाए, जेड्स बेनिफिट्स के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑन जेड्स कंसेंट, और जेड की डेथ हो जाती है, कोई उसने क्राइम किया है नहीं, क्योंकि कंसेंट है उसके बेनिफिट के लिए, तो क्राइम नहीं है। स्नेक चार्मर वाले में क्राइम हुआ। ऑन द कंसेंट ऑफ गार्जियन इफ एनी एक्ट डन इन द गुड फेथ, सेक्शन 89, बट बच्चा कितने साल, 12 साल से छोटा, ठीक है। एनीथिंग डन बाय द थर्ड पर्सन विल नॉट बी एन ऑफेंस प्रोवाइडेड इट इज डन इन द गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द चाइल्ड अंडर 12 years ऑफ एज और द पर्सन ऑफ, अरे आपके वो जो करते नहीं है कान जो पियर्सिंग करते हैं, उसमें डर तो बड़ा होता है, 12 साल से छोटे होते ज्यादातर, आप कर दो उस पर पुलिस केस, खून भी आ गया, नहीं। एक्ट इज डन फॉर योर बेनिफिट्स, यू आर 12 years अंडर, ऐसा नहीं कि 15 साल वाला केस कर सकता है, वो भी नहीं कर सकता। 12 years ऑफ एज और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
This section gives the protection to the guardian as well as the other person acting with the consent of the guardian or a person or 12 years of age of unsound mind. Ingredients क्या है? Consent must होनी चाहिए. Consent is give under the consent in threatening के अंडर नहीं होनी चाहिए. Section 89 कब लगता है? Threatening के अंडर ना हो. Consent given the person from whom the unsound mind or intoxication is. Act done in good faith for the benefits of the person without the consent. जैसे मैं और मेरा दोस्त जंगल में थे, मेरे दोस्त के ऊपर शेर ने हमला किया, मैंने अपने दोस्त को बचाने के लिए गोली चला दी, वो शेर को ना लग के मेरे दोस्त को लग गई, दोस्त की डेथ हो गई. बताओ, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ माय फ्रेंड विदाउट हिज कंसेंट. पढ़ो केस. सेक्शन 92. So in this case, Raghav shoot the gun, save the Madhav in the good faith without the intention to kill Madhav. His intention was to save Madhav, so he will be saved under the protection under section 92. Hence he is not guilty of the offenses. तो मैं शेर मरे या दोस्त मरे, मेरे को कुछ नहीं हो सकता. बट ये प्रूव बहुत मुश्किलों से होता है. 93. Communication made in good faith. नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज ऑफेंस बाय द पर्सन. जैसे कई बार होता है ना, वो इमोशनल शॉक से भी इंसान मर जाते हैं. गुड फेथ में बता रहे हैं और उसकी डेथ हो गई, मैं क्या करूं इस केस. ठीक है. एग्जांपल, अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट टू द पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, और वो उसी टाइम मतलब वो कहता है कि आप 1 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, और वो उसी टाइम चल देते हैं. तो उस केस में सर्जन की कोई गलती. बट अगर सर्जन को पता है कि ये सुनते ही इसकी डेथ हो जाएगी, तो गलती है. एक्ट टू विच द पर्सन कंपेल्ड बाय द थ्रेट. जैसे कई बार होता है ना कि मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे और मेरी बेटी को मार देगा. ठीक है. इफ एक्ट इज डन बाय द पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू अंडर अ थ्रेट और इंस्टेंट डेथ विल नॉट बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस. दिस प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल फॉलोइंग केसेस. ऑफेंसेस ऑफ मर्डर. आपने किसी और का मर्डर कर दिया ना, तब तो आप अंदर जाओगे. ठीक है. ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और पनिशेबल टू डेथ, या फिर द पर्सन अंडर द थ्रेट हैज पुट हिम अंडर द सिचुएशन. आप खुद गए हो उसके पास ऐसी सिचुएशन में, मतलब धमकी मुझे दे जा रही है और मैंने खुद ने ही वैसी सिचुएशन बनाई कि मुझे धमकी दी जाए. ठीक है. डन. एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म. 95. कोई कंप्लेन नहीं है उसकी. स्लाइट हार्म मतलब किसी को आपने चलते चलते थोड़ा शोल्डर टच हो गया या थोड़ा बहुत छोटा मोटा ऑफेंस हो गया. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट हैज इंटेंडेड टू कॉज और दैट द नोन इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ द पर्सन सो स्लाइटेड दैट द ऑर्डिनरी सेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको उसमें. चैप्टर खत्म. थैंक यू.